थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने 2 दिन थर्ड चैप्टर की क्लास 2 बार हो गई है आपकी, दो दिन ले ली ना क्लास। 2 दिन में पढ़ा हुआ सब याद है आपको? देखते हैं चैप्टर का नाम बताओ अपने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो पेज नंबर 26 पे एक टेबल बनी हुई है, खोलिए। पेज नंबर 26 पे टेबल बनी है, खोलिए। मिल गई? पेज नंबर 26 में, नई बुक का पेज नंबर 26 है। इस टेबल को आपने बनाना है, और बनाना किस तरीके से है, ये बुक में तो आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है। आपको एग्जाम्पल लेके नहीं, एग्जाम्पल तो आपको मैंने समझा दिया था बोर्ड में, ठीक है। आपको बस क्या लिखना है कि इफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर एक पहली अगर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी अगर है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट, टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से एक टेबल बना लेगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि अगर a1/a2 इफ भी लिखना, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो कैसी होती है बताओ? कैसे लाइंस होती हैं? इक्वेशन या लाइंस भी कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और तब इनके सोल्यूशन कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक ही होता है, जहाँ पर वो दोनों कट करते हैं, यही होता है। तो एग्जैक्टली या ओनली भी लिख सकते हैं, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो है, पर नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तब लाइंस कैसी हो रही हैं? पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन होता है, वैसे तो नो कॉमन सॉल्यूशन होता है। तीसरा, इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तब ये को इंसिडेंट लाइंस होती हैं। इसी को ओवरलैपिंग लाइंस भी कहते हैं, और तब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और पूछी जाती है आपको, एक तो ये पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताइए, मतलब आपको 2 इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा गया कि ये किस टाइप की लाइन है बताइए, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें लाइंस का टाइप नहीं पूछेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, ये बताइए कि ये लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या पूछता है? लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए अपने दिमाग में क्लियर कट एक बात ध्यान रखिए, जब भी जो लाइंस का पेयर दिया, जब भी उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो तब वो कंसिस्टेंट होती है। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या होती है? कंसिस्टेंट, और जब एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट। तो एग्जिस्ट 2 सिचुएशन में करता है, एक तो यहाँ करता है और एक यहाँ करता है, इन दोनों में ही सोल्यूशन होते हैं ना,
यहाँ एक होता है, यहाँ बहुत सारा होता है, लेकिन दोनों में ही होता है। तो यहाँ पर भी लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, और इसमें भी कंसिस्टेंट ही होंगी। लेकिन जहाँ सोल्यूशन नहीं होते वहाँ लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो चेक वैसे ही करेंगे, चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी यही चीज़ निकालेंगे। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है तो आप कहेंगे कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट, अगर लाइन्स कोइंसिडेंट आ रही है तभी भी आप कहेंगे लाइन्स आर कंसिस्टेंट, और अगर लाइन्स पैरेलल आ रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप कहेंगे बोथ द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ये टेबल जो मैंने बनाई है, ऐसे ही टेबल आप अपनी कॉपी पर ज़रूर बना लें, और इस टेबल को सिर्फ कॉपी पर नहीं बनाना है, इस टेबल को अपने दिमाग में छाप लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं घुमा फिराकर इसी से। और बहुत सरल, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ टफ होने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपका कोई टफ चैप्टर आया नहीं है। जो चैप्टर टफ होगा या जो है तो मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर को हम टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी ये जो चैप्टर चल रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये इजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम एक्सरसाइज पे आए थे, पहले एक्सरसाइज पे देखो, ये टॉपिक मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा कल, हाँ ये क्वेश्चन हमने एक ही करा था, इसका सेकंड पार्ट देखिए। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स, यहाँ देखिए, ये है पेंसिल्स और ये है पेन। 5 पेंसिल्स हैं और पेन कितने हैं, 7 पेन्स हैं, और इनकी कॉस्ट कितनी है, 50 है। टुगेदर, मिला के इनकी कॉस्ट कितनी है, कितनी है, 50। वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। जबकि उल्टा अगर कर दिया जाए, अगर ये 7 ले ली जाए और ये 5 ले ली जाए, तो पता है ये पेंसिल कम रेट की होती है, तो तब इनकी कॉस्ट कितनी है, 46। तब कॉस्ट कितनी है, 46 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसका पहले नंबर पे लिखा है, उसके 2 पार्ट है। मतलब क्वेश्चन इन दोनों पार्ट के लिए सेम ही है कि इनके लिए लीनियर इक्वेशन फॉर्म करिए और फिर उसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालिए, जैसे कल मैंने आपको एक करके बताया था। हालांकि मुझे ये कहना चाहिए कि इसको आप करिएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनकी टोटल कॉस्ट दी है। क्या दी है, कॉस्ट और रेट, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं और इनमें फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि रेट जब हम कहते हैं तो वो एक चीज़ की बात हो रही होती है। एक पेन का जो जितने में एक पेन आएगा वो उसका रेट हो, 1 केजी टमाटर जितने के आएंगे वो उसका रेट हो, लेकिन 10 पेन जितने के आएंगे वो 10 पेन की कॉस्ट हो। बात समझ में आ रही है? तो रेट किसके लिए बताया जाता है, 1 के लिए, और कॉस्ट किसके लिए बताई जाती है, टोटल के लिए, जितना पूछा गया। ठीक है, तो जो हमारे पास पेन और पेंसिल्स हैं, ये मिला के हम ये जो बता रहे हैं ये कॉस्ट है, लेकिन हमें क्या इसमें ये बताया गया है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है, एक पेन कितने रुपए का है, ये तो नहीं बताया ना। तो हम इसको सपोज करेंगे, हम लिखेंगे लेट रेट ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स टू एक्स। पेंसिल का रेट कितना है, मान लिया एक पेंसिल का एक्स है और इसका रेट कितना है, 1। आप तो स्टेटमेंट में लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो लेट रेट ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स टू एक्स एंड रेट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू 1। तो अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5x रुपीज़ की हो जाएगी, होंगी या नहीं होंगी भाई। 5 का कॉस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई तो करेंगे रेट से। अगर एक टॉफ़ी 2 रुपये की आती है तो 10 टॉफ़ी 20 रुपये की हो गई, 10 पूजा। सेम अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने की हो गई, 5x की। और एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन 7y के हो गए। और ये टोटल मिला के कितने पैसे की हुई दोनों चीज़ें, 5x प्लस 7y। इतने की तो 5 पेंसिल हो गई और इतने के 7 पेन हो गए, तो ये मिला के 50 रुपये हैं। ये 50 रुपये, ये भी 85 रुपये है जो मैंने लिखे हैं, और ये भी क्या है, 50। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलर तरीके से अगर पेंसिल 7 ले तो 7 पेंसिल का रेट 7x हो गया, सॉरी कॉस्ट 7x हो गए,
5 ले तो इनका कॉस्ट हो गया 5y, और तब ये कितने की आ जाती है 46 रुपये। दोनों इक्वेशन बन गए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करके पेंसिल और पेन का रेट बताना है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक पेन कितने रुपए का है, यानी कुल मिला के आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन निकालिए और इस इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन निकालिए। यही तो था भाई, ग्राफ बिना सॉल्यूशन निकाले थोड़ी खींचेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो सॉल्यूशन निकालने चाहिए। कैसे निकालते हैं, अपने मन से कुछ भी टेंटेटिव रख के x की जगह 1 अगर मैं रख दूं तो y कितना आएगा, x को 1 रखने पे ये 5 हो जाएगा, 5 इधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा 45। 45 7 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, कोई बात नहीं, पॉइंट पे आ सकता है। लेकिन जब हमारी मर्जी चल रही है तो हम ऐसा नंबर ले लें जो 7 से अगर कट जाए तो अच्छा ही है। कौन सा नंबर कटेगा 7 से, कोई भी नहीं कटेगा, 35 कटेगा। तो 35 कटेगा तो मैं ऐसा करती हूँ, x को 3 ले लेती हूँ, x को 3 ले लेती हूँ तो ये 5 3 जब 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके माइनस होगा तो 35 हो जाएगा। तो 7y इक्वल्स टू हो गया 35, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 5। ठीक है, सबको समझ आई ये बात। तो जब हम ये अपने मन से रख रहे होते हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि सुविधाजनक नंबर रखिए, जिससे कि कैलकुलेशन और ग्राफ प्लॉटिंग आसान हो। मैं 1 भी रख सकती थी, लेकिन 1 से क्या हो रहा था, वो 50/45/7 आ रहा था जो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो मुझे ग्राफ प्लॉट करने में पॉइंट में दिक्कत होती। तो यहाँ क्योंकि अपने मन से रखना होता है तो आप सुविधाजनक नंबर को रखिए। और कोई दूसरा नंबर क्या रखूँ यहाँ, अब उल्टा कर देते हैं, नहीं फिर बात तो वही आ जाएगी। और क्या रख सकते हैं यहाँ, 7 से कटने वाला, या 7 की जगह कुछ ऐसा रख दे, यहाँ कुछ ऐसा नंबर रख दे कि इससे कैंसिल हो जाए। हाँ, यहाँ अगर 5 रख दो, 7 5 जा 35, 35 उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा 50, फिर तो 3 आ जाएगा, फिर वो तो सेम ही हो गया। यहाँ मैंने कितना रखने को बोला 5, कुछ और रखिए, 0 रख दीजिए। वेरी गुड। इसमें 0 रखूँ, इसको 0 रख दूँ या इसको y को 0 रख दूँ, ठीक है, y को रख दूँ 0, तो x कितना आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 5 यहाँ आएगा y की वैल्यू, y को 0 रखूँगी तो x 5x इक्वल्स हो जाएगा 50, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो एक पेयर मेरा बन गया 3,5, दूसरा पेयर बन गया मेरा 10,0। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि मैं 0 y को रख दूँ। अब दूसरे में आ जाओ, इसमें भी सेम ही कर लीजिए। क्या कर सकते हैं इसमें, 7 1 अगर इसको 1 रखूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, 46 में से 7 माइनस करिए, कट रहा है, नहीं कट रहा, क्या रख सकते हैं जो 5 से कट जाए, 7 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। देखो क्या रखा जा सकता है, बताइए, कुछ दिमाग लगाइए। इसको अगर मैं 5 रख दूँ 25 हो जाएगा, 25 46 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, y को अगर 5 रख दूँ 21 7 से कैंसिल हो जाता है 3 जा, ये मैंने 5 रखा तो ये आया 3, और कुछ है, x की जगह पे 2, या तभी तो नहीं कटेगा ये। और बताओ, ऐसा ही दिमाग लगाओ। x की जगह 3 तो आ ही गया ये, फाइव रख दूँ तो x की जगह
5 से कटेगा नहीं। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident। कौन सी कंडीशन है ये बतानी है आपको, ठीक है। तो दूसरे का पहला देखो, दो लाइंस क्या है। फर्स्ट देखिए इसका लाइंस क्या है, 5x, बोलो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि लाइंस पैरेलल है या कैसी है कैसी नहीं है, तो अगर इसमें इस साइड कुछ दिया हो तो पहले आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, सबको एक साइड लाके एक साइड 0 कर लो। उसके बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 उसके बाद देखो, ठीक है। तो यहाँ से A1 क्या है बताइए 5, B1 क्या है -4, कौन कह रहा है 7 है तुम कह रहे हो, बुद्धि कहाँ चली गई है। C1 क्या है 8 है, साइन के साथ लिखना है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। A2 क्या है 7, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9। अब ये पूछ रहा है किस तरीके की लाइन है, चेक कर लीजिए। A1 अपॉन A2 निकालिए, कितना आ रहा है 5/7। B1 अपॉन B2 निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 4/6 -4/6, और इसको कैंसिल जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। ये लिखना इसी फॉर्म में है, सिंप्लीफाई करके। C1 अपॉन C2 क्या होगा 8/-9। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये तीनों ही इक्वल नहीं आपस में, है ना। तो यानी पहला ही पेयर इक्वल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि A1 अपॉन A2 ही जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। जब ये पहले ही दो इक्वल नहीं आते तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। भाई पहले दो ही इक्वल नहीं आ रहे तो दूसरी और तीसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे ही क्या होंगी इंटरसेक्टिंग। और अगर यहाँ पर ये भी पूछा गया होता कि कंसिस्टेंट है या नहीं है तो क्या कहा जाता, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस कंसिस्टेंट होती है, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती है। समझ में आ गया आपके। तो सेम इसके दो पार्ट और हैं, आई होप कि आप कर लेंगे ना। बहुत ही आसान सा है ये, कुछ है ही नहीं, बस आपको आना चाहिए। A1 A2 क्या होता है, B1 B2 क्या होता है, C1 C2 क्या होता है, साइन के साथ लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए इसके दूसरे वाला मतलब थर्ड क्वेश्चन देखिए। ऑन सेम ही चीज़ करनी है इसमें भी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसने ये पूछ लिया कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो क्या कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी निकालने के लिए हमको लाइंस का टाइप नहीं पता करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, तब तो हम बता पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी लाइन एक ले लीजिए, मैं इसका बता देती हूँ थर्ड वाला जो थोड़ा अपॉन में है। पहली लाइन क्या है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 है, इसको इधर ले आएंगे -7 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y हाँ -14 इक्वल्स टू 0। ये मैंने कैसे लिख दिया दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ से बताइए कि A1 क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3 और C1 क्या है -7, A2 क्या है 9 है, B2 क्या है -10 है और C2 क्या है -14। अब हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2, तीनों को निकाल ही लीजिए। A1 अपॉन A2 कितना है, आप देखो 3/2 अपॉन 9। तो जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो नीचे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 9, ऐसा है ना। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 1/6 आ गया। ऐसे ही B1 अपॉन B2 निकालिए।
तो ये क्या हो जाएगा 5/3 इंटू -10 होगा। तो ये 10 5 से कट जाएगा, ऐसा कह लीजिए, या 10 3 जा 30 हो जाएगा, उसको 5 से काट लीजिए, एक बात है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा -1/6 या 1/-6, एक ही बात है, ठीक है। अब निकालिए C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा -7/-14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/2। अब देखिए तीसरे पे तो हमें जाना ही नहीं, पहले के दो ही इक्वल नहीं है, ये 1/6 है और ये -1/6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब ये है कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या आदान प्रदान चल रहा है? क्या चल रहा है? यहाँ कर रहा हूँ, बोर्ड पे कर दो क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है? अगला देख लीजिए, तो इसके कर लेंगे आप, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो सॉल्यूशन होता कब है, जब कंसिस्टेंट होते हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, जब कंसिस्टेंट होते हैं। और कंसिस्टेंट कब होते हैं, दो कंडीशन में, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक जगह कट करेंगी तो एक सोल्यूशन होगा, ओवरलैपिंग होंगी तो पूरी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो कह रहा है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर लाइन कंसिस्टेंट आती है, तो फिर उसका ग्राफ प्लॉट करो, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका क्या निकालो, सोल्यूशन निकालो। यानी अगर वो कट करेंगे तो जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट बताओ, अगर ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग में तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी एक सोल्यूशन बता देंगे। कहीं पर से भी एक से दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, तो आप सोल्यूशन बता देंगे। समझ में आया? यहाँ एक स्टेप और आगे चलना कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसका ग्राफ भी बनाओ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में, तो ये कम से कम 4 नंबर में आपका पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 काम करने हैं। एक तो आपको बताना भी है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ग्राफ प्लॉट करके सोल्यूशन निकाल के भी बताना। तो 2 नंबर चेक करने के और 2 नंबर ग्राफ प्लॉट करके सोल्यूशन बताने। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि ये बताइए कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो अगर सिंपल इक्वेशन दी है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन की पहली 2 इक्वेशन दी, तो वो 2 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा टिपिकल इक्वेशन दी है, जैसे अपॉन में है, थर्ड का जो मैंने बताया, सेकंड वाला वो या फिफ्थ वाला, तो यही क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात आपके? तो इस तरीके से क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल देख के कि कितना डिफ़िकल्ट है, उस हिसाब से मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो नीचे ये 2 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 5, 6 एंड 7, इसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, ठीक है। क्योंकि ये क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आपने पहली 2 भी करी, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे, मतलब फर्स्ट के जो 2 पार्ट थे वो भी क्या थी, वर्ड प्रॉब्लम थी। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, मैं बता रही हूँ, एक ही बार बताऊंगी, आपने ध्यान देना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ किससे ज़्यादा है, विड्थ से। कितनी ज़्यादा है, 4, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया, लेंथ किसके रेस्पेक्ट में दी है, ब्रेथ के। तो पहले किसको सपोज करेंगे, ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ क्या है इससे 4 ज़्यादा, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी, हम 2 वेरिएबल में पढ़, पहले आप लेंथ को x और y, लेंथ को y और विड्थ को x सपोज कर लेंगे, फिर रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी कि ये बनी इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल्स टू। और अगर आपको देखने में थोड़ा आपको ये लगता है कि x पहले आना चाहिए, वो हम देखते ऐसा है कि x पहले लिखा रहता है, तो आप इसको y और इसको x सपोज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4।
और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब ये सेंटेंस क्या है, देखो एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। माने एक ऐसा गार्डन जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, उस गार्डन का हाफ पेरीमीटर 36 है। उस गार्डन का हाफ पेरीमीटर क्या है? 36। इस गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होगा। और इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा? खाली x प्लस वाई। तो यानी जो हाफ पेरीमीटर है ना x प्लस वाई वो 36 है। एक इक्वेशन ये होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस, यानी लेंथ और ब्रेथ को निकालिए। अब इसने ग्राफिकली निकालिए नहीं कहा, तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता और हमें साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस है। जैसे ही ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, x और x हम ऐड करें तो ये 2x आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू ये 40 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20। x हमारा था क्या? लेंथ थी, तो 20 लेंथ है तो ब्रेथ इससे 4 कम है क्योंकि ये ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ये 16 हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन है, बताओ इनका लेवल कितना कम है। ऐसे क्वेश्चन अगर 6-7 के बच्चों को भी समझाया जाए तो समझ लो, ये बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है। वरना इतनी टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम आती है कि उसकी इक्वेशन बनानी भारी हो जाती है। अब इसमें होगा क्या, जो बच्चे स्टैंडर्ड लेंगे तो क्या उनको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में? नहीं मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उनको अगर वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी एग्जाम में तो वो थोड़ी टफ लेवल की मिलेगी, जिसका कि आप इतनी आसानी से, और इतनी छोटी इक्वेशन नहीं होगी कि वो ओरली सॉल्व हो जाए। उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, अब अगला देखो। गिवन कितने बजे तुम्हारी बेल लगती है? आज भूल गया कि 2 पीरियड है। अच्छा, तो ये हो ही जाएगा। देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। अब देखो कैसे करेंगे इसको। एक इक्वेशन दी है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। यहाँ देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 ये दी है। ये कह रहा है इसकी लिए एक दूसरी इक्वेशन भी लिखो अपने मन से बना के। पहली कंडीशन ये है कि दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, और हमको पता है कि इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1/a2 नहीं इक्वल होना चाहिए b1/b2। तो हम बदल देते हैं, a1 को a2 की जगह कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं, ये 3x ले लो, इसकी जगह 5y ले लो, यहाँ कुछ भी रख दो, हो गया। अब यहाँ से a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/5, नहीं है इक्वल, तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे होंगी कि नहीं। अब दूसरे में ये कह रहा है कि दोनों पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल होने के लिए हमें पता है कि a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चाहे तो आप ऐसा कर दीजिए, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 1/1, ये भी क्या हो जाएगा 3/3, यानी 1/1। तो ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं। या इसको 3 कर दीजिए, 2/3, 3 नहीं करें, इसको कुछ और करें, इसको करिए 4, इसको कर दीजिए 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, सभी भी इक्वल हो गया। और तीसरा इक्वल नहीं है, तो अपने मन से इक्वेशन फॉर्म करनी है। तीसरे वाले में आपको कोइंसिडेंट दिखानी है, तो वहाँ ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1/2, इसका आंसर भी क्या आ रहा है 1/2, तो यहाँ भी 1/2 बना दीजिए, तो -16 कर दीजिए। अब तीनों 1/2 1/2 1/2 हो गए, तो ये कैसी लाइन्स हो जाएंगी,
कैसे हो जाएंगी? कोइंसिडेंट। आगे क्वेश्चन समझ में। अब आप ऐसा करिए, जो इस एक्सरसाइज में जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसका आप करिए पार्ट 3rd, अभी कॉपी में पार्ट 3rd मुझे करके बताइए।